हाँ जी बेटा, समझ गए ना कि जो प्यूरिन है उसमें आएगी एडेनाइन और गुआनाइन, पिरामिडिन है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। चलो क्लियर है। अब इनके नाम में कंफ्यूज मत होना कि एडेनाइन जब आए तो एडेनाइन को तो हम लिखते हैं ए, गुआनाइन को हम लिखते हैं जी, साइटोसिन को लिखते हैं सी, थाइमिन को लिखते हैं टी और यूरेसिल को लिखते हैं यू। करवाऊं अब? चलो आ जाओ शरगाफ पे। शरगाफ का जो कंप्लीट नाम था, शरगाफ का जो पूरा नाम था वो है एरविन शरगाफ। क्या नाम है? एरविन शरगाफ। ही गेव जनरलाइजेशन अबाउट द डीएनए। जनरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा अपने पॉइंट्स रखना, ठीक है, किसी चीज के बारे में बताना। तो उसने जनरलाइजेशंस दी थी और उन्हीं जनरलाइजेशंस को, ठीक है, जो उसने जनरलाइजेशंस दी उन्हीं जनरलाइजेशंस को उसने नाम दिया था शरगाफ रूल। शरगाफ का जो सबसे पहला रूल था वो देखो, प्यूरिन और जो पिरामिडिन है वो हमेशा इक्वल अमाउंट की होती है। कैसे? अगर मान लो डीएनए में प्यूरिन है 40% तो पिरामिडिन भी रहेगी 40%, ठीक है, ये 60% तो ये भी रहेंगी 60%। ये नहीं है कि ये 9 मेंबर रिंग है तो ये 60% है, ये 6 ही है बेचारी में हेक्सागोनल है तो ये 40%। नहीं, प्यूरिन दैट मीन्स A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A प्लस जी डिवाइड बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? एडेनाइन की अमाउंट हमेशा थाइमिन के इक्वल रहेगी, ठीक है, जितना एडेनाइन उतना थाइमिन और जितनी गुआनाइन उतना ही साइटोसिन। फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ, मैंने कहा डीएनए में जो एडेनाइन है वो है 25%, ठीक है, गुआनाइन है 100% पे मत जाना कि मैम ये तो 100% नहीं बना, वो है 40%। ये दोनों क्या है? प्यूरिन है। तो बेटा जो थाइमिन रहेगी, ध्यान से सुनना, जो थाइमिन रहेगी वो रहेगी 25% और जो साइटोसिन है वो रहेगी 40%। तो समझे, एडेनाइन किसके बराबर है? थाइमिन। जितना एडेनाइन की परसेंटेज रहेगी उतनी ही थाइमिन की रहेगी हमारे डीएनए में, और जितनी गुआनाइन की रहेगी उतनी किसकी रहेगी? साइटोसिन की। आजकल हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल टीवी पे रामायण स्टार्ट की थी, है ना? तो जो रामायण है उसमें 4 भाई है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, है ना? उनमें से राम के साथ कौन रहता है? लक्ष्मण। और भरत के साथ कौन रहता है? शत्रुघ्न। लेकिन सच्चाई क्या है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई थे, है ना, लेकिन दोनों अपने बड़े दूसरे भाइयों के साथ थे। एक थे वो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक साथ बोलते हैं ना। तो सेम केस यहाँ पर है, 80 को एक साथ और GC को एक साथ, कि जितनी एडेनाइन रहेगी उतनी थाइमिन रहेगी, जितनी गुआनाइन रहेगी उतनी ही साइटोसिन रहेगी। क्लियर? चलो जी, अब इसके अलावा उसने बताया कि A प्लस टी, ठीक है, सेम दैट विल नॉट बी इक्वल टू G प्लस सी। ध्यान से सुनना इसके रूल को। इसका जो रूल था वो ये था, A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। थाइमिन और यूरेसिल दोनों पिरामिडिन है, ये दोनों प्यूरिन है। लेकिन ये है इसका पहला लो, बेटा रूल में कंफ्यूज मत होना। दूसरा रूल है A प्लस टी विल नॉट इक्वल टू G प्लस सी। किस लिए? क्योंकि ये प्यूरिन है, ये पिरामिडिन है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं रह सकते। देखो ये दोनों तो मान लो 25-25% और ये 40-40%, तो दोनों सेम कहाँ हुई? दोनों अमाउंट में अलग हुई ना। प्यूरिन और पिरामिडिन की अमाउंट इक्वल हो सकती है, A प्लस टी और G प्लस सी इक्वल नहीं हो सकती। तो आपको एलिमेंट्री में ये 2 पॉइंट जरूर मिलेंगे। क्या? A प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, जो इसका रूल मिलेगा, और दूसरा मिलेगा A प्लस टी डिवाइडेड बाई G प्लस सी विल नॉट इक्वल टू 1। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना।
ये दोनों प्यूरिन है, ये दोनों पिरामिडिन है, लेकिन ये प्यूरिन है, ये पिरामिडिन, ये प्यूरिन, ये पिरामिडिन। किस लिए? क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं हो सकते। क्लियर? चलो, और तीसरी चीज, a प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी, दिस इज कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज। ये मैंने तुम्हें बता दिया था कि हमारा 99.9% डीएनए सेम है, सिर्फ 1%, 0.1% अलग होता है। तो जो इनका रेशियो रहता है ना, एलिमेंट्री बुक में से इनके रेशियो के एग्जाम्पल दिखाए थे, ह्यूमन का रेशियो भी बताया था और भी एनिमल्स के रेशियो बताए थे। तो इनका जो रेशियो रहता है वो एक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट रहता है। तो 3 इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना। प्यूरिन पिरामिडिन इक्वल, एडेनाइन थाइमिन के इक्वल रहता है, गुआनाइन साइटोसिन के इक्वल रहता है, और a प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी का जो रेशियो है वो एक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न। हमने कहा कि 2 चीजों के बेस पे जो वॉटसन और क्रिक था उसने अपना मॉडल दिया। शरगाफ को तो हमने क्लियर कर लिया। एक्सरे क्यों हमने इसको बोला? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी एक टेक्निक होती है, द टेक्निक बाय विच वी स्टडी 3D मॉडल ऑफ द लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स। 3D पेंटिंग्स आती हैं, सारों ने देख रखी है ना? जानते हो ना 3D क्या होती है? तो बेटा जब हम 3D इमेजेस के थ्रू, ठीक है, क्लियर सुना, 3D इमेजेस के थ्रू किसी मॉलिक्यूल को स्टडी करें, उसी को हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये किसके क्रेडिट जाता है? मॉरिक, विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इनके नाम जानबूझ के मैं कंप्लीट लिख रही हूँ ताकि अगर एक वर्ड भूलो तो कम से कम कुछ तो याद रहे। ठीक है, विल्किन और फ्रैंकलिन का पूरा क्या नाम था? मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। उन्होंने ही डीएनए की क्रिस्टलाइन फोटोग्राफी ली थी। क्लियर बच्चे? चलो जी, तो आ जाओ अब हमारे डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल, जिसको कि हम नाम देते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए। ठीक है, समझ में आ गया ना सारा? किसने डिस्कवरी की, शरगाफ का रूल क्या होता है, किस साइंटिस्ट ने क्या इसके बारे में बताया, किसने न्यूक्लिन नाम दिया, किसने न्यूक्लिनिक एसिड बोला, या किसने इसको प्यूरिन और पिरामिडिन के बारे में बताया। प्यूरिन क्या होती है, पिरामिडिन क्या होती है। चलो, वॉटसन और क्रिक, क्योंकि विल्किन का भी तो रोल था ना, तो इन लोगों को 1962 में डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की वजह से क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज। बेटा डीएनए की जब सबसे पहली बात आती है, इट हैज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। देखो पॉली का मतलब मैनी। अब आ जाओ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से मिलके बनता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजिनस बेस क्लियर है ना? प्यूरिन और पिरामिडिन, डीऑक्सीराइबोस शुगर, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। ये देखो PO4, ठीक है। और इधर देखना बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रही हूं, ये है फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर। ये है पेंटोस शुगर, 1 2 3 4 5, और ये है मान लो कोई भी नाइट्रोजन बेस, मान लो एडेनाइन। ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये एडेनाइन का, देखो 9 मेंबर रिंग है ना, 6 ये 5 ये। थोड़ा सा डायग्राम जल्दबाजी में वैसा दिख रहा होगा, अदरवाइज ये पेंटोस शुगर है, 1 2 3 4 5 स्ट्रैंड है। एक फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड है, ये पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, इनको कंबाइंडली हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए को क्या बोला है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जब ऐसे हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड जुड़े, समझे, जब ऐसे हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वही बनाते हैं हमारे डीएनए को।
क्लियर बेटा? समझ गए ना कि इन तीनों ने मिलके क्या बनाया, एक न्यूक्लियोटाइड को, और जब ऐसे बहुत से जुड़ जाते हैं तो बनता है हमारा डीएनए। चलो, तो ये फिर से नाइट्रोजन बेस की बात आ गई। वो तो जब शरगाफ का रूल करवाया था तब बताना जरूरी था, है ना, कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन, पिरामिडिन। तो देखो प्यूरिन क्या बताया, लार्ज साइज की है। क्यों? क्योंकि ये 9 मेंबर रिंग है और इसमें जो नाइट्रोजन के एटम हैं वो 4 पोजीशन पे हैं, 1st, 3rd, 7 और 9। ये बेचारी 6 है, सिंगल मेंबर रिंग है। एक ही है हेक्सागोनल, सिर्फ ऐसे, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है इसके पास वो कौन कौन सी पोजीशन पे, 1st और 3rd। मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1st और 3rd पोजीशन पे इसके पास क्या रहेंगी, नाइट्रोजन रहेंगी। क्लियर बेटा? चलो, तो देखो जब हम बात करते हैं सबसे पहले उनके फर्स्ट पॉइंट की, बैकबोन ऑफ द डीएनए, डीएनए की रीढ़ की हड्डी जो बनाता है, नीट क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए। सीडी देखिए हमारी ऐसी होती है, ये चढ़ने के लिए स्टेयर्स, और ये तो ये जो हैं, ठीक है, जिनको मैं ये मार्किंग करने के लग रही हूँ, यही क्या होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी बैकबोन। तो हमारे डीएनए की भी ये बैकबोन होती है, और जो ये बैकबोन होती है ये कौन बनाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। और जो ये बीच में जो स्टेयर्स जिन पे हम चढ़ते हैं, ये स्टेयर्स होती हैं ये पेंटोज नाइट्रोजन बेस जो कि प्रेजेंट होती है इनके राइट एंगल पे। ऐसे मैं सिर्फ मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्ट्रैंड की बात करूँ, सिर्फ इसकी, तो देखो जो ये राउंड शेप है ये तो है फॉस्फोरिक एसिड, ये है पेंटो शुगर। तो देखो फॉस्फोरिक एसिड, फिर शुगर, फिर फॉस्फोरस, फिर शुगर, फॉस्फोरस, शुगर, फॉस्फोरस, यानी कि एक बार फॉस्फोरस, फिर शुगर, फिर फॉस्फोरस, फिर शुगर। ये एक स्ट्रैंड ये वाला बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये है हमारी बैकबोन। तो देखो जब मैं इसको खोलूंगी इस तरह, तो इसका फॉर्मूला है ये PO4, ये हुआ हमारी पेंटो शुगर, और इधर मान लो कोई भी नाइट्रोजन जब बेस पेयर क्या करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखना, जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, देखो मैंने मार्किंग कर रखी है, 1, 2, 3, 5 और 4, ये तो है 3 प्राइम एंड इसका शुगर का, और ये है इसका 5 प्राइम। अब ये कंफ्यूज मत है ना मैम, इधर 1 फिर ये 2 कहाँ गया, 3, 4, 5, ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया बेटा, ये एंड बता रखे हैं, ठीक है। ये वैसे मार्किंग नहीं है कि मैंने इनको कार्बन शुगर, नहीं, यहाँ पर जो 5 प्राइम कार्बन है, ठीक है, पेंटो शुगर की 5 प्राइम कार्बन से तो कौन जुड़ती है, फॉस्फोरिक एसिड, और फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ता है नाइट्रोजन बेस। ये पेंटोज का बता रही हूँ कि पेंटोज की फर्स्ट पोजीशन पे तो कौन जुड़ती है, पहला जो कार्बन रहेगा उससे पे तो जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस पेयर, और जो 5वां कार्बन जो रहता है उस पर कौन जुड़ती है, ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ती है। ये चीज समझ आई? चलो अब आ जाओ इसके अगले पॉइंट पे, पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन। अभी बताया 5 प्राइम 3 प्राइम। तो देखो हमारा जो डीएनए का एक एंड होता है वो फ्री होता है फॉस्फेट मोइटी एट 5 प्राइम एंड, ये है फॉस्फेट, ये इसके 5 प्राइम एंड पे, ठीक है, 5th कार्बन के पास। तो इसलिए डीएनए के उस स्ट्रैंड को, उस हिस्से को हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड। मान लो ये एक स्ट्रैंड है ये, तो यहाँ पर है फॉस्फोरिक मोइटी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 5 प्राइम, और जो एक एंड होता है उस पे रहता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उसको हम बोलते हैं 3 प्राइम एंड। डायरेक्शन का मतलब समझ गए, डीएनए में 2 डायरेक्शन होती है, 5 और 3, और जो ये डैश लगाई इसका मतलब है प्राइम। तो यहाँ 5 प्राइम एंड पे तो इससे जुड़ती है फॉस्फोरिक ग्रुप, ठीक है, और 3 प्राइम एंड के पास रहती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसलिए हमने क्या बोला कि इसमें 2 है, 5 प्राइम एंड और इसके अलावा 3 प्राइम एंड।